नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद सिद्धांत में। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे अमीर आर्मी हो सकती है, तो क्या आप लोग मेरी बात पर भरोसा करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात बकवास लगे, क्योंकि एक देश जिसके पास कुछ समय पहले तक कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनको चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास। वो लोग गुब्बारे में एलपीजी गैस भर के, जो गैस हम लोग घर पे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो गैस ये लोग गुब्बारे में भरकर अपने घर ले जा रहे थे। और वहाँ पे एक बोरी आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे थे। वहाँ पे 11 लोगों की मौत तक हो जाती है इस आटे के लाइन में लगने की वजह से। किसी ऐसे देश को अगर मैं कहूँ कि वो बहुत अमीर है, तो शायद ही किसी को यकीन होगा। इसीलिए ये बात हैरान करने वाली है कि इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी ये देश इतना ताकतवर और अमीर कैसे है, और ये किसी को भी छू सकता है। पाकिस्तान की अमीरियत का सबूत देने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रियल इस्टेट कंपनी है, वो पाक की आर्मी के पास है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी भी पाक मिलिट्री के पास है। और सबसे ज़्यादा स्कूल भी पाकिस्तान के वहाँ की मिलिट्री ही ओन करती है। और उनका टोटल एनुअल रेवेन्यू हमारे देश के दो मौजूदा बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि अडानी, रिलायंस, टाटा, इन सब से भी कहीं ज़्यादा है। पाक की आर्मी को स्टेट विद इन अ स्टेट कहा गया है, क्योंकि पाक मिलिट्री लोगों के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए काम करती है और वो सिर्फ पैसे का ही मुँह देखती है। पैसे कमाने के जद्दोजहद में लगी रहती है और अपनी जेबें भरती है। और वहाँ के ऑफिसर्स, जितने भी वहाँ के ऊंचे ऊंचे ऑफिसर, जनरल, कर्नल वगैरह हैं, उनमें अपने जो पैसे लोग कमाते हैं वो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ये बात वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट हैं वो खुद कहते हैं, और उन्होंने खुद मीडिया में कई बार ये बात को कबूला है। जानते हैं कि इतना सब कुछ पाकिस्तान में आखिर हुआ कैसे और इससे इंडिया कैसे इफेक्ट होगा। तो इस बात को समझने के लिए हमें पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि पाक की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे है। और वहीं अगर मैं बात करूँ जीडीपी की, तो पाकिस्तान 42वें नंबर पे है। और मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान के जो टोटल अभी समय एक्टिव आर्मी स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो 6,20,000 की है। उनके पास कॉम्बैट टैंक्स 2,924 हैं। उनके पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स 2,828 हैं। उनके पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 465 हैं। और उनके पास टोड आर्टिलरी 3,278 और रॉकेट प्रोजेक्टर्स 134 हैं। इसी के साथ, हालांकि इन सब नंबरों में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, लेकिन एक दिक्कत इंडिया के साथ और इंडिया पाकिस्तान में ये है कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो पाकिस्तान की बहुत ही करीबी है। और वो पाकिस्तान का हर मौके पे साथ देती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उनको नेशनल लेवल पे सपोर्ट करती है। उनके पाकिस्तान में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी चलाती है, फैक्ट्रीज चलाती है और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली अभी चाइना के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया था, मिसाइल बनाई थी, जिसका नाम शाहीन-2 रखा गया था, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर की थी। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चाइना की जो आर्मी है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है, और हमारी इंडिया की आर्मी दुनिया में 4थे स्थान पर है, 5वें स्थान पर आ गई है। और चाइना टेक्नोलॉजिकली इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस है। अगर हम चाइना की आर्मी को इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ भारत के थोड़ा डिसएडवांटेज है। भारत के लिए एक एडवांटेज ये है कि जो हमारे जवान हैं वो ऊंचाई पे लड़ने के लिए काफ़ी फेमस हैं। और हम लोगों ने जो हाई रेंज की जो फाइट्स होती हैं, युद्ध होते हैं, वहाँ पे कई बार हम लोग युद्ध जीते हैं। और वहीं चाइना ने आखिरी युद्ध आज से पहले 1979 में लड़ा था, जिसको हम वियतनाम के ख़िलाफ़, जिसको हम साइनो वियतनामीज़ युद्ध कहते हैं, जिसमें चाइना की हार हुई थी। बट एक एरिया है जिसमें पाक भारत से काफ़ी आगे है, और वो है न्यूक्स का, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का। ऑफिशियली इंडिया के पास अभी 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और लेकिन पाक के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि अगर मैं बात करूँ 1993 और 2006 की, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है
उसने अपनी जो टोटल पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसका 20% यानी कि 1/5 पार्ट मिलिट्री पर खर्च कर दिया था। और ये जो रिपोर्ट है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की जो SIPRI की रिपोर्ट है वो कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी आर्मी पे अपने टोटल बजट का 1/5 हिस्सा खर्च कर दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इतना बड़ा अमाउंट शायद ही किसी कंट्री की गवर्नमेंट अपने आर्मी के ऊपर खर्च करती है। अगर यही पैसा इन लोगों ने एजुकेशन, हेल्थ या फिर जॉब जनरेट करने में खर्च किया होता तो शायद आज पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती और पाकिस्तान काफ़ी बेहतर स्थिति में होता आज के समय। पाक आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कैसे, ये जानने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि पाकिस्तान को स्टेट विद इन स्टेट कहा गया है। ऐसा पाकिस्तान भले इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो, लेकिन वहाँ की आर्मी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ की आर्मी को सिर्फ अपनी जेबें भरने से फ़र्क पड़ता है और वो सिर्फ अपनी जेबें ही भरते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि वो इस क्राइसिस में भी कैसे पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग उनकी कैसे हो, उनका ध्यान सारा इसी पर रहता है पाकिस्तान की आर्मी का। पाकिस्तान की आर्मी चाहे तो वो खुद भी पाकिस्तान को अपने दम पर मिलिट्री रूल लगाकर भी काफ़ी 1 महीनों तक चला सकती है। मिलिट्री रूल से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक नाम मात्र की डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ इलेक्शन होते हैं लेकिन यहाँ की जो सरकार होती है वो वही करती है जो आर्मी कहती है या फिर जो आर्मी चाहती है। वैसे तो पाक को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन इन 75 सालों में पाकिस्तान ने 3 बार मिलिट्री रूल देखे हैं और 32 साल, अपने 75 साल की आज़ादी में से 32 साल पाकिस्तान ने इन मिलिट्री रूल्स में ही बिताए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जिन्होंने मिलिट्री रूल लगाया था उनका नाम है जनरल अयूब खान, उनके बाद जनरल याहिया खान, उसके बाद फिर जनरल ज़िया उल हक जैसे जो मिलिट्री लीडर्स हैं उन्होंने सरकार गिराई और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान में आज तक 2023 तक पाकिस्तान में आज तक भी किसी प्रधानमंत्री ने वहाँ के अपने 5 साल का कार्यकाल तक पूरा नहीं किया है। हर बार या तो उन्हें असैसिनेट कर दिया गया और या फिर उनका तख्ता बुलंद करके उनको हटा दिया गया गद्दी पे से और पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना कंट्रोल उसके ऊपर ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पाक मिलिट्री है ये सबसे बड़ा बिज़नेस कैसे है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री ही उनका सबसे बड़ा धंधा है इस समय। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी एक फाउंडेशन चलाती है जिसको फाउंडेशन आर्मी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कॉन्ग्लोमेरेट है, जो कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कॉन्ग्लोमेरेट है। यानी कि ऐसी कोई ब्रांड जिसके कई सारे बिजनेस होते हैं, जैसे रियल इस्टेट, स्कूल, फर्टिलाइजर्स, 50 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ एंड जिसका एनुअल रेवेन्यू 26.5 बिलियन से भी ज़्यादा है, 26.5 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की आर्मी का बिज़नेस मॉडल इतना बड़ा है कि टेक्निकली उन्हें सरकार के सपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तान आर्मी पूरे पाकिस्तान का 12% लैंड ओन करती है। पाक आर्मी का हर ऑफिसर आज की डेट में एक मिलियनेयर है और आज पाक की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ की मिलिट्री उनके लीडर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लीडर आर्मी की बात नहीं मानता उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो मेरे हिसाब से तो कंक्लूज़न यही निकलता है इसका कि अगर पाकिस्तान सच में चाहता है कि वो तरक्की करे तो सबसे पहले उसको पाकिस्तान के हाथ से सारा कंट्रोल अपने हाथ में वहाँ की गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो कि पाकिस्तान के डिसीजन को अपोज़ कर सके और पाकिस्तान की मिलिट्री उनके ऑर्डर माने और इसके लिए उनको ऐसा पाकिस्तानी जनरल चाहिए होगा, आर्मी जनरल, जो कि आर्मी चीफ चाहिए होगा, गवर्नमेंट की बात सुनता हो या जो थोड़ा नरम हो। क्योंकि इस तरह से अगर ऐसे ही पाकिस्तान में सारा डिसीजन वहाँ की मिलिट्री आर्मी लेती रही तो ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे और देश में क्या हो रहा है या देश में कैसी स्थिति है या कैसी परिस्थितियाँ बन रही हैं उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इन लोग को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है और कुछ पावर अपने पास रखने की ज़रूरत है और मिलिट्री से काफ़ी सारे रूल बनाने की ज़रूरत है जिससे मिलिट्री की जो पावर है या मिलिट्री का जो फोर्स जो ये लोग करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को वो ना कर पाएँ।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।